नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो सारे लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होंगे। तो आप इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो जरूर फॉलो कर लें, है ना। तो ये हमारा पेज जो है वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इसको जरूर ज्वाइन कर ले। तो आज हम जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन किस तरीके से डिसाइड करता है, मतलब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि किस पार्टी को जो सिंबल दिया जाता है ना, जो आपकी चुनावी पार्टियां होती हैं उनको किस तरीके से चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। तो वापस से मुद्दा है ना, तो इसलिए ये न्यूज में रखा गया है। और हमको जो है इलेक्शन कमीशन की पूरी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, उसके साथ जो आरपीए एक्ट है आपका, ठीक है ना, 1951 1950 दोनों, उसके भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, जीएस पेपर 2 का पार्ट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये आयोजित किया गया वर्चुअली, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड कंसर्न के बारे में चर्चा की गई है। तो ये तो इंटरनेशनल कॉपरेशन है ना, तो इसमें दोनों तरफ रख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स के बारे में है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो इनके अधिकार है ना, और जो उनका मतलब राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, एक व्यक्ति होने के नाते जो गरिमामयी जीवन जीने के लिए जो अधिकार उन्हें चाहिए, है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो आप सेल है ना, जो जेल वगैरह है, तो उनके लिए वहां पर स्पेसिफिक जो है सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाए, उपलब्ध कराई जाए। ये देखेंगे हम लोग। इसके बाद एक्सपोर्ट करेगा अब इंडिया मैंगोज को यूएसए को। तो अभी यूएसडीए जो है उसने जो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, उसने यहां पर क्या किया, इसको वापस से जो प्रतिबंध लगाया गया था कोविड-19 के दौरान, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवलिंग, इस सब में लगाया गया था, तो इसके कारण जो भारतीय आम का निर्यात था वो रुक गया था, तो ये वापस से स्टार्ट हो गया, देखेंगे हम लोग। और जनधन योजना के 7.5 साल पूरे हो गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, तो ये भी देखेंगे हम लोग। तो ये दोनों जो है थर्ड पेपर में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला आर्टिकल देखने जा रहे हैं और यहां पर लिखा गया कि कैसे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है पार्टी सिंबल। अब ये देखिए यहां पर जो प्रोसेस बताई गई है कि हमको ये रटना नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए कि चुनाव चिन्ह जो है वो प्रोवाइड कौन करता है, किसका काम है। तो आर्टिकल 324 आप लोगों को पता होगा, है ना। चाहे अब आपकी ये इलेक्शन पार्लियामेंट का हो, चाहे आपका स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह का हो, है ना, या स्टेट से संदर्भित हो, तो वहां पर कौन प्रोवाइड कराएगा चुनाव चिन्ह, जो है चुनाव आयोग कराएगा। कोई विवाद अगर हो जाता है कोई पार्टी के बीच में, जैसे विभाजन हो जाता है, जैसे समाजवादी में आप लोगों ने देखा था, है ना, तो उसमें जब डिस्प्यूट हो जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा, वहां पर इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के जो आपके कार्य हैं, ठीक है, और किस तरीके के चुनाव सुधार के लिए उसने पहले की है ना, पहल की है, इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसके बारे में एक जो आंसर है वो फ्रेम करके दिखाइएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा उसमें। और यहां पर बताया गया कि अभी जो पंजाब असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें अमरिंदर सिंह जी की जो नई पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, उसने रिसीव किया है अभी हॉकी स्टिक एंड बॉल, है ना, इलेक्शन सिंबल। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो घटना स्टेट पीसीएस हो तो देख जाइएगा आप लोग, ठीक। अब यहां पर बताया जा रहा है कि प्रतीक होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो सीधा है कि इसके लिए एक ऑर्डर आया था, अमेंडमेंट किया गया था 2017 में, एक ऑर्डर आया था, है ना। तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017, उसमें जो पार्टी सिंबल्स है या तो वो रिजर्व होते
या वो फ्री होते हैं। पहली चीज ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि पूरी अक्रॉस द कंट्री, देश भर में जो 8 आपकी नेशनल पार्टीज है और 64 आपकी जो स्टेट पार्टीज है, उनके पास रिजर्व सिंबल है ना, आरक्षित प्रतीक है, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास उसने एक पूल बना रखा है पूरा, जिसमें 200 फ्री सिंबल्स उसने रख रखे हैं, जो कि अलॉटमेंट करते हैं वो किसको, जैसे बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज रहती है जो अनरिकॉग्नाइज्ड रहती हैं, तो वो आती है ना इलेक्शंस के दौरान, जब जैसे ही इलेक्शन होने वाले रहते हैं तो वो उनके लिए उन्होंने रख रखा होता है कि उनको भी तो चुनाव चिन्ह देना है। तो अब यहां पर कैसे आवंटित किए जाते हैं, तो ये आदेश जो है पहली बार प्रोमलगेटेड किया गया 1968 में, जिसमें मैंडेट किया गया इलेक्शन कमीशन को कि वही प्रोवाइड करेगा, है ना, किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, तो स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, ठीक, किसमें, पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन दोनों में। और ये चुनाव चिन्ह दिया क्यों जाता है, ताकि जो भी मतदाता जा रहा है तो वो चुनाव चिन्ह से रिकॉग्नाइज कर सके कि भैया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि मतलब किसी भी पार्टी को, अब ये प्रोसेस है, ये हमको याद नहीं करना है। अब आपको पता है कि जब नामांकन भरने जाएगा कोई उम्मीदवार, तभी तो जो है जो वहां पर फ्री आपके सिंबल्स होंगे, तो उनकी सूची में से 3 वो सिंबल्स की एक सूची जो है वो प्रदान करेगा, उसमें से फिर उसको एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। वो भी किस आधार पर किया जाएगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है उसमें, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई पार्टी में स्प्लिट हो जाता है, तो फिर वहां पर डिस्प्यूट होता है, तो कौन डिसीजन लेगा असाइन करने के लिए सिंबल, इलेक्शन कमीशन। इसमें एग्जांपल दिया है कि भैया बाइसिकल के लिए जब समाजवादी पार्टी में स्प्लिट होता है तो फिर वो अखिलेश यादव को मिलता है। इसी तरीके से AIADMK की बात कर रहे हैं, है ना, उसके लिए पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं घटना कि किसको मिला, कैसे मिला, बाद में किसको मिल गया, तो पलानी स्वामी पनीर सेल्वम को मिल गया। फिर 2 पत्तियों का जो प्रतीक था AIADMK में, अन्ना द्रमुक जिसको बोलते हैं, उसको, उसके लिए तर्क ये निकाला गया कि भैया इनको जो है वो सपोर्ट और मेजॉरिटी प्राप्त है, ये एंजॉय कर रहे हैं मेजॉरिटी को, किसके, AIADMK के, इसलिए उनको मिल गया, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा आप लोग। यहां पर इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, तो वर्चुअल वर्कशॉप जो है ये यहां पर आयोजित की गई, है ना, और ये आपका किससे संदर्भित है, तो ये डेवलपिंग रीजनल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज ऑन डिफेंसिव ऑपरेशन, ठीक। इसमें जो डीप और डार्क वेब हैंडलिंग है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है ना, उन सबको इसमें एम्बेडेड किया गया। और ये होस्ट किया गया आपका NSCS के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ एसोसिएशन में विद आपकी गांधी नगर गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और सेक्रेटरिएट थे इसमें जो आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड है ना। तो 2 दिनों में हुआ, 10-11 जनवरी, डेट वेट याद नहीं रखना। अब इसके अंदर के पॉइंट की ये किससे रिलेटेड है, तो सीधी बात है जो इसके मेंबर है और ऑब्जर्वर जो भी स्टेट्स है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन है, पहले हमको ये जानने की जरूरत है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो श्रीलंका है, इंडिया है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, सेशेल्स है और मॉरिशस है, ठीक है ना, इन्होंने जो है वर्कशॉप में भाग लिया। अब यहां पर बताया जा रहा है जो 5th आपकी डेप्यूटी NSA लेवल की मीटिंग हुई थी, है ना, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो आपका 4 अगस्त 2021, तो यहां पर मेंबर और जो ऑब्जर्वर स्टेट्स है उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि हम किस मानक के आधार पे, किस आधार स्तंभ पर हम आगे कॉपरेशन करेंगे। तो 4 पिलर्स उन्होंने डिसाइड किए। पहला क्या कि जो मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक, ये कीवर्ड है इसका, ठीक है, मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसके बाद टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन में काम करेंगे हम लोग, ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए बात करेंगे, यहां पर हम कॉपरेशन करेंगे, साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट करेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या होता है, और इसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ये जो है आपकी कार्यशाला, जो चौथा आपका पिलर है, उसके अंतर्गत पहली ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आपका एड्रेस किया जाएगा इस कार्यशाला में, तो किसको किया जाएगा, की एरिया क्या है इसका, तो डीप वेब है, डार्क नेट इन्वेस्टिगेशन इसमें है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके चैलेंजेस, उनको हमको क्या करना है, उनके लिए हमको प्रावधान बनाना है। डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, डिफेंसिव ऑपरेशन, किस डोमेन में बात करें, तो साइबर डोमेन से रिलेटेड है। अब जब हम साइबर सिक्योरिटी लिख रहे होंगे तो सरकार किस तरीके के इनिशिएटिव कर रही है, क्या वहां पर इसको एज ए एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं, तो इन विषयों से संदर्भित डिस्कशन करेंगे और फोकस करेंगे कि यहां पर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, है ना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करें, है ना, रिसर्च वगैरह करें, तब हम अप्रोच करें इस एरियाज में,
ठीक है, आप लोगों को पता है कि साइबर थ्रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपने अनुभव को, क्योंकि ये इंपेरिकल मेथड है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे ताकि वो डील कर सके कि भैया इस तरीके की प्रॉब्लम साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट के अंतर्गत देखी जाती है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के अंतर्गत देखी जाती है, फिर उसका सॉल्यूशन भी वहां पर देखा जाएगा, है ना, जो भी स्पेसिफिक उसका सॉल्यूशन होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद यहां पर बताया गया है कि सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान किया गया है और उसमें बात की गई है कि भैया आगे जो है हम एक दूसरे का जो है कॉपरेशन करते रहेंगे और साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे, इसमें सहमति व्यक्त की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स से रिलेटेड है, तो अभी एमएचए ने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारा उसने पूछा जेल की अथॉरिटी से कि भैया जो अरेंजमेंट्स है जेल के अंतर्गत, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके जो राइट्स हैं, है ना, वो आपके प्रोटेक्ट किए जा सके और उनके साथ किसी भी तरीके का शोषण ना हो, विभेदीकरण का व्यवहार ना हो। ठीक है, यहां पर ये संदर्भ है आपको, ठीक है। ये राइट टू आपका क्या है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड है ना, और ये वैसे भी आपका नालसा का जजमेंट और सारी चीजें आप लोगों ने देखा है ट्रांसजेंडर्स को, और इनको आइडेंटिटी भी मिल चुकी है। तो जैसे आप देखते होंगे फॉर्म भरते समय कि मेल लिखा होता है, फीमेल, तो वहां पर अब एक तीसरा जेंडर भी आ गया। तो उसी तरीके से यहां बात करें कि जब एडमिशन दें आप जेल में किसी ट्रांसजेंडर जो भी आपका अपराधी वहां पर आता है, कोई व्यक्ति है वो पहले बाद में अपराधी, तो ट्रांसजेंडर अगर है वो, तो उसके लिए इस तरीके का आपका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, उनकी भी अपनी आइडेंटिटी है, तो उनके साथ भेदभाव ना हो, उस तरीके की चीजें, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कैदियों के, है ना, ट्रांसजेंडर जो कैदी बनेंगे, है ना, उस संदर्भ में बात है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक एडवाइजरी इशू की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें बोला गया है कि जो भी आपके जेल के अंतर्गत जो आपके प्रमुख हैं या स्टेट गवर्नमेंट है, तो उन्होंने बोला कि क्रिएट करो सेपरेट इंक्लोजर और वार्ड्स बनाओ, ठीक है ना, और ईयर मार्क करो सेपरेट टॉयलेट्स को, शावर फैसिलिटीज, किसके लिए, ट्रांसमैन के लिए, ट्रांस वुमेन के लिए, ताकि उनकी राइट टू प्राइवेसी को क्या किया जा सके, राइट टू प्राइवेसी को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना, और उनकी डिग्निटी को भी, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है ये कि आर्टिकल 21 से सीधा सीधा आपका सिंक्रोनाइज हो रहा है। इसके बाद यहां पर लिखा गया है, बताया जा रहा है कि इसमें इसका मतलब ये नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा अगर आपने कर दिया, आइसोलेट कर दिया उन लोगों को, अलग कर दिया, तो ऐसा नहीं कि सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक के रूप में कि लोग उनको देख रहे हैं, अच्छा ये तो ट्रांसजेंडर है इसलिए इसको अलग रखा गया, नहीं, वो पहले व्यक्ति है, ठीक है ना। तो उसको बताया जा रहा है कि यहां पर उनका कंप्लीट आइसोलेशन ना हो जाए, इनका रिजल्ट ये नहीं, ये भी आपको देखना है ना, और किसी तरीके का सोशल स्टिग्मा वाला जो है एक फंडा जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो वो वहां पर जो है अप्लाई ना हो जाए, सामाजिक कलंक कि समाज क्या सोचेगा, है ना, सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है बहुत सारी चीजों को, सोशल स्टिग्मा का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो ये एडवाइजरी में कहा गया, और इसमें ये भी बोला गया कि जो आपका प्रिजन मतलब जेल के अंदर जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मेंटेन करिए, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखिए, और उसके बाद जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो जो रजिस्टर है उसमें मेल और फीमेल के अलावा जो है ट्रांसजेंडर भी मेंशन करिए, रिवाइज करिए उसको। और ये जो एडवाइजरी इशू की गई है वो किसके आलोक में, मतलब किसकी लाइट में, प्रकाश में किया गया है, तो जो आपका ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का है, जो कि आपका इफेक्ट में आया था जनवरी 2020 में, ठीक है। तो ये लॉ क्या प्रोवाइड करता है, तो बताया जाता है उसमें रिकॉग्निशन किया जाएगा आइडेंटिटी को, किसके, ट्रांसजेंडर पर्सन के, है ना, और वहां पर प्रोहिबिट किया गया, प्रतिषेध किया गया किसी भी तरीके के विभेदीकरण से, डिस्क्रिमिनेशन से, और उसमें उनको इंक्लूड किया जाएगा एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटी हो गई, और भी जो आपकी वेलफेयर मेजर्स लेती है गवर्नमेंट, तो उसमें सब में इनका इंक्लूजन भी कराना है, ठीक है ना। ये हमारे यहां समस्या ये थी कि ट्रांसजेंडर, जैसे कोई ट्रांसजेंडर है तो अपने लिंग के निर्धारण की जो आपका चॉइस होता है ना, इसको राइट टू चूज, तो पूरे वर्ल्ड में उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, है ना। ये आपने बिल देखा होगा, और उस बिल के इंपॉर्टेंट जो आपके प्रावधान है, बताइएगा मुझे कि किस तरीके से वैधानिक जो है विकास हुआ है, इनके अधिकारों के लिए किस तरीके से इन्होंने मांग दिए, कौन से जजमेंट्स आए हैं, और ट्रांसजेंडर की अभी जो है वैधानिक स्थिति भारत में किस तरीके की सुरक्षा या सिक्योरिटी के मेजर्स उनके लिए अपनाए हैं, उस एक्ट में जो लाया गया था उसमें क्या स्पेशल चीजें इनके लिए किया गया है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका एनसीआरबी है जिसका डेटा है, तो बताया जा रहा है पूरे देश में जो है 70 ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स अभी जो है 2020 तक बता रहे हैं कि अभी वो जेल में है, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है यहां पर, और बता रहे हैं कि यहां पर जो फिजिकल सर्च होती है उनकी, है ना, ट्रांसजेंडर पर्सन की, तो वो कंडक्ट किया जाना चाहिए या तो उनके मतलब जिस भी जेंडर को प्रिफर कर रहे हैं, या फिर कोई ट्रेन्ड आपका मेडिकल प्रोफेशनल हो, है ना,
और कोई भी आपका पैरामेडिक हो, तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर अभी बिल्कुल नॉर्मल सा आर्टिकल है ये कि यूएसडीए जो है डिपार्टमेंट है यूएस का एग्रीकल्चर का, तो उसने अभी अप्रूवल दे दिया इंडिया को कि वापस से जो इंडियन मैंगोज हैं आप वो जो है यूएस को अब क्या कर सकते हो, मतलब हम जो है निर्यात कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो वहां पर तो अब क्या होगा, इससे एक्सेस होगी यूनाइटेड स्टेट्स को भी भारत के जो क्वालिटेटिव मैंगोज है, इससे क्या होगा, हमको डॉलर्स में इनकम होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सारी चीजें वैसे ही कनेक्ट होती हैं, निर्यात से जो फायदे होते हैं वो सारी जगह सेम पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पर डेटा बता रहे हैं कि भैया 2019-20 में जो है वो 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम का निर्यात किया, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 2019-20 के आंकड़ों को हम पार कर जाएंगे ऐसा एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ब्रीड जो है वो बताई जा रही है, आप लोग देख जाइएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब यूएसडीए का ये अप्रूवल है, तो जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है तो मैंगोज से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक हमारे क्या है स्टेट्स है, उनको फायदा होगा। जो मैंगो प्रोडक्शन बेल्ट में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर एपीडा जो है, जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1986 में बनाई गई थी, तो ये जो है ये इसने बोला है कि इससे क्या अवसर मिलेगा, इससे और भी स्टेट जहां पर और भी तरीके की ब्रीड होती है आपकी मैंगोज की, उनको भी फायदा होगा। जैसे नॉर्थ और ईस्ट इंडियन जो अपना ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है, तो वहां पर भी कुछ स्टेट्स है, तो उसकी कुछ ब्रीड है, जैसे लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, फाजिल है, तो उनको भी जो है अवसर मिलेगा आगे चल के कि वो भी निर्यात हो सके, निर्यात किया जा सके, है ना। तो इससे किसान की इनकम बढ़ेगी क्या, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। और यहां पर एपेडा के बारे में बताया जा रहा है, तो एपेक्स बॉडी है ये किससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटी, ठीक है, और गवर्नमेंट की बॉडी है, ये आपको पता है। 13 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। तो एब्रीवेशन इसका एपेडा बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो आपका बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट का इंडियन मैंगोज से, है ना, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, तो पैंडेमिक के कारण लगाया गया था, जो वापस जो है अब जो है स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जनधन योजना, देखिए फिर बिल्कुल सीधी बात है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, जहां भी इंक्लूजन की बात आए तीन चीजें हैं। पहली बात अवेलेबिलिटी, दूसरी बात अफोर्डेबिलिटी, तीसरी बात एक्सेसिबिलिटी, ट्रिपल ए याद रखिए हमेशा। पहली चीज, ये जन धन योजना किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। अब इसके लिए कोई क्या कमेटी बनाई गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, मुझे बताइएगा आप लोग कि वो कमेटी का नाम क्या है, उसकी प्रमुख जो है आपकी क्या है, जो उसने दिशा निर्देश या रिकमेंडेशन या सुझाव दिए थे, उसी पर बेस्ड है। जो कमेटी ने बताया था वही सारी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई है, उसका एक डायमेंशन यहां पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे लोगों के पास बैंकिंग जो आपका बैंक से रिलेटेड अकाउंट है वो उसको एक्सेस ही नहीं करते थे, तो उनको किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करना होता था तो वो डिपेंडेंट होते थे, है ना, दूसरों पर, तो उनका शोषण होता था मिडिल मैन के कारण। फिर मान लीजिए उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि गवर्नमेंट ने अगर किसी तरीके की सब्सिडी या वेलफेयर स्कीम चलाई तो उसके लिए भी उनको दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, तो वो जो बीच के आपके दलाल होते थे वो पैसा खा लेते थे, जिनको हम बिचौलिया बोलते हैं, जिनको हम मिडिल मैन बोलते हैं। तो उस समस्या से बचाने के लिए लोगों को एक बैंक का अकाउंट तो होना चाहिए ऑपरेटिव, तो उसके लिए ये योजना लाई गई और इसको नाम दिया गया कि भैया ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। समझ रहे हैं आप, आपको बस उससे रिलेटेड है ये। तो अभी बताया जा रहा है कि भैया अभी तक जो है इन खातों में जमा राशि जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। अब बताइए इतना कॉर्पस अगर किसी बैंक में होगा तो उसको भी, तो जो बैंक में पैसा होता है उसको गवर्नमेंट यूज करती है ना, जैसे सेकेंडरी मार्केट में जिसको आप शेयर मार्केट बोलते हैं, और भी जगह जैसे वो यूज करती है। अब इतना पैसा पड़ा हुआ है ना, तो वो एक तरीके की स्ट्रेंथ ही तो है हमारी, ठीक है। तो 7-7.5 साल पहले इसको स्टार्ट किया गया था, 2014 में आपका 15 अगस्त के दिन ही, ठीक है ना। तो यहां पर ये बताए जा रहे हैं, ये आंकड़े हैं, ये आप लोग देख जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इतने मतलब अभी जो नवीनतम वित्त मंत्रालय के आंकड़े उसमें बता रहे हैं कि 44.23 करोड़ से अधिक जो है इसमें कुल शेष राशि जो है इस योजना के खातों में 2021 के अंत में इतना है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और है कि इसमें रुपे कार्ड भी दिया जाता है,
ठीक है ना। और इससे क्या हो रहा है कि रुपे कार्ड का यूज आप समझिए कि पहले क्या था कि लोग, अब जिनके पास अकाउंट ही नहीं उनके पास एटीएम तो होगा नहीं, अब रुपे कार्ड दे दिया तो कहीं ना कहीं से उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ। अब वो कार्ड से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं पैसों के लिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी एक अच्छी पहल है, ये बताया जा सकता है इसमें, ठीक है। और इसके अनुसार बताया जा रहा है कि टोटल जो 44.23 करोड़ अकाउंट है उनमें 34.9 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, 8 करोड़ के लगभग जो है आरआरबीज में है और रेस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो इशू किए गए इतने सारे जो रुपे डेबिट कार्ड है ये भी देख जाइएगा आप लोग। और ये रुपे डेबिट कार्ड जो है किसका इनिशिएटिव है बताइएगा जरा, कोई एक बॉडी है क्या, हाँ एनपीसीआईएल वगैरह कुछ है क्या जिसने इसको लॉन्च किया है, किसने बनाया है बताइएगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इसमें से ये जो आपकी जनधन योजना है ये आपकी इसमें से 29.54 जो करोड़ अकाउंट है वो रूरल और सेमी अर्बन बैंक ब्रांचेस में है, और उसके अलावा 24.61 जो है अकाउंट होल्डर्स इसमें से वुमेन है। अब देखिए कहीं ना कहीं क्या इसके अंतर्गत वुमेन्स का भी एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो इस एक एक पॉइंट को हम एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हैं। कभी ये नहीं पूछेगा कि जनधन में कितने अकाउंट खोले गए, क्या स्थिति, ये नहीं बताया जाएगा उसमें, ठीक है ना। और यहां पर बताया गया कि पहले वर्ष में जो है 70.90 करोड़ जो है अकाउंट्स खोले गए थे। तो बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं तो बोलते भैया डमी भी है। अरे मैं बोलता हूं कि पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई स्कूल आपने बनाई तो स्कूल की पहले बिल्डिंग बनाएंगे तब ना अटेंडेंस की बात करेंगे आप। उसी तरीके से ये है कि पहले आप कोई योजना निकाले, आप धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। हर चीज के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जब हम ड्रॉबैक्स को जानते हैं तो हम उसको मिटिगेट करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। यही तरीका होता है किसी भी क्षेत्र में विकास का। तो प्रधानमंत्री जो आपकी जनधन योजना उसके बारे में बता रहे हैं, ये नेशनल मिशन है, किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। इसका मतलब इंक्लूजन की बात करते हैं, हमेशा याद आना चाहिए लास्ट माइल डिलीवरी। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन लिखा है तो भैया फाइनेंशियल एस्पेक्ट में है ना, तो बैंकिंग के अंतर्गत जो पूरा सिस्टम है उसमें लोगों को इंक्लूड कराना, इंक्लूजन कराना उनका, ठीक है ना, ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसमें जो है आपका बेसिक सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट होता है ना, रेमिटेंसेस की बात है, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, तो इन सब चीजों को वो अफोर्डेबल मैनर में एक्सेस कर सकेंगे, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जाता है किसी भी बैंक ब्रांच में किया जा सकता है, या तो फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जिनको आप बैंक मित्रा भी बोलते हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है ना, जिनके पास कोई भी अकाउंट नहीं है। और अभी जो है अगस्त में जो आपका बीता हुआ अगस्त है उसमें 7 साल पूरे हो गए और इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 को, इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर ये बेसिक सेविंग अकाउंट किसके लिए खोला जाएगा, जो आपका अनबैंक्ड पर्सन है, पहली चीज। इसके बाद दूसरी चीज, इसमें एक फायदा ये है कि किसी भी तरीके का मिनिमम बैलेंस जो है आपको मेंटेन नहीं करना है। कई लोग जो है इसके कारण भी एक्सेस नहीं करते थे बैंक वगैरह कि भैया मिनिमम जो है बैलेंस रखना है हमारे पास, तो अपनी जरूरत के ही पैसे नहीं फिर कैसे रख पाएंगे। तो ये चीजें इसीलिए की गई हैं ताकि जो आपके लास्ट माइल डिलीवरी, जो आपके विकास की धारा में सबसे अंत में बैठे हुए लोग हैं वो भी इसको एक्सेस कर सके। उसी को तो हम इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है ना। और इस पर जो है उनको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा, रुपए कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है इसमें, और उसी के साथ जो है इसमें इंश्योरेंस कवर दिया गया है 1 लाख रुपए तक का, जिसको बढ़ा दिया गया है 2 लाख रुपए। कब, किन के लिए, जो जिनका अकाउंट ओपन हुआ है 28 अगस्त 2018 के बाद, ठीक है ना, जो नए खोले गए अकाउंट है उसमें 2 लाख रुपए तक इसको बढ़ाया गया, जो इंश्योरेंस कवर की, एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और ये लॉन्च ईयर वगैरह बता रहे हैं जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो रिलेटेड है हमारा एमसीक्यू से, और सबसे पहले एनसीपीसीआर से रिलेटेड है। तो बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है, ये आप लोगों को पता होगा, एक संसद के अधिनियम के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। अब किसके लिए होगा, ये बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, अभी आप देखिएगा थोड़ा सा कि क्या इसके प्रावधान है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रावधान है वो बताइएगा आप लोग, ठीक है। और आपको पता भी होगा कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स, तो इससे रिलेटेड एक मेंस में क्वेश्चन भी फ्रेम किया था यूपीएससी ने, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट था इसलिए फ्रेम किया था, ठीक है। अब यहां पर जो पहला यहां पर लिखा गया कि 2005 का जो आपका एक्ट था, है ना, उसी के अंतर्गत जो है इसको, ये एक भारतीय वैधानिक निकाय है,
ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि ये कमीशन जो है वो कार्यरत है किसके अंतर्गत, तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको बोला जा रहा है कि आपका ऑपरेशनल कब हुआ, तो 5 मार्च 2010, बिल्कुल गलत है, 2007 से ये आपका ऑपरेशनल है। तो ये लास्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 ओनली, जो कि आपका सी में दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ना, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत इसको भी जो है एम्बेडेड किया गया उसमें। तो ये किसके, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है, तो पहला ये कि ये सेटअप किया गया यूजीसी के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये लिखा गया कि जो इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स है वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस को एक्सेस कर सकेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ये कि ये प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को किस तरीके की सुविधा कि मान लीजिए कोई डिग्री कर रहा है वो, तो कोई भी स्टूडेंट तो पूरा करते समय या किसी पाठ्यक्रम को छोड़ने के दौरान उसको अपना जो परस्यूइंग डिग्री है ना या कोर्स को छोड़ रहा है तो उसको इंस्टीट्यूट चेंज करने की सुविधा वहां पर दी जाएगी। तो उनको क्या दी जाएगी, ऐसी सुविधा दी जाएगी कि किसी भी समय वो डिग्री को पूरा करते समय या किसी पाठ्यक्रम को वो बीच में छोड़ना चाह रहे हैं, कहीं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो संस्थान बदलने की सुविधा भी उनको प्रदान की जाएगी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।